गाइस, वेलकम टू आईज पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसान, जमींदार व राज्य। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स चाहिए तो आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। और इस चैप्टर में, जैसा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो ये चैप्टर आपके लिए कई एस्पेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या जानकारियाँ लेनी हैं। किसान व कृषि उत्पादन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसान गांव में रहते थे, ठीक है। और ज़मीन की जुताई, बीज बोना, फसलें पकने तक उनका इंतज़ार, फिर उनकी कटाई इत्यादि उनके कार्य हैं। स्रोतों की तलाश, चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। अगर हमें किसान के बारे में जानना है, जैसे बहुत सी टेक्निक्स आई ना कि चावल बोने की टेक्निक आई, तो ये सारी चीज़ें किसान थोड़ी लिख कर गए थे। हाँ, लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो जाके उनसे बात करते थे और उसके बाद उन लोगों ने उन चीज़ों को लिखा था, जिससे कि हमें उसके बारे में पता चला। किसान बस्तियों का बसना व उजड़ना। तो किसान बस्ती एक ऐसी बस्ती है ना, जो मतलब बहुत सारी वजह हो सकती हैं उसके उजड़ने की। पहला तो यदि मौसम ख़राब हो जाए तो किसानों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो फिर वो शहर में जाके बस जाते हैं। इस वजह से उनकी बस्तियाँ ज़्यादातर गाँवों से आप कम देखेंगे। मतलब वो किसान बहुत ही कम लोग वो प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं। वो प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जैसे मौसम पे लेके एक तरह का रिस्क होता है ना। अगर मौसम बिगड़ गया, पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। आग लग गई तो भी पूरी की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो वो उन्हें थोड़ा रिस्की काम लगता है, तो वो शहर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इत्यादि। और किसान के मतलब जो बिज़नेस है, जो खेती का कार्य है, उससे कई सारे नुकसान भी हैं। जैसे इल्लीगल कुछ चीज़ों की खेतियाँ आप देख लीजिए। तंबाकू हो गया, अफ़ीम हो गया, इन सब की खेती करना इल्लीगल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो होती है ना, क्योंकि इन चीज़ों की सप्लाई तो हो ही रही है, तो इसका मतलब होती होंगी। तो ये इल्लीगल खेती भी कहीं ना कहीं गलत है। फसलों की भरमार। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। इसके अंदर ये बताया गया है कि खरीफ पतझड़ इत्यादि में बोया जाता था और रबी जो कि वसंत में बोया जाता था। मौसम को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया था और दो मामलों में, मतलब दो तरीके से खेती होती थी कि एक मौसम है ये है तो इसके अंतर्गत इस चीज़ की खेती होगी, और फिर अगर वसंत का मौसम आएगा तो उसके अंदर रबी इत्यादि फसलों की खेती होगी। ग्रामीण समुदाय। तो ग्रामीण समुदाय में कैसा माहौल था, तो वो हम लोग जानते ही हैं कि उनका कैसा माहौल था। एजुकेशन की वहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, और उसके बाद मिट्टी के घर होंगे, बट अच्छे घर होते हैं, सुव्यवस्थित होंगे। उन लोग के पास पैसा तो होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन एजुकेशन के प्रति जागरूकता की थोड़ी सी कमी मिलेगी। तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। इस चैप्टर की जितनी भी जानकारी है ना, वो आपको सिर्फ मेंशन करने के काम आने वाली है। आपको पूरा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठा के तो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। और सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी, इनमें किसी की संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वह नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। इसे आप किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं बताइए? कृषि बिल से। कृषि बिल आया, लोगों को सही नहीं लगा, तो लोगों ने उसके खिलाफ विरोध जताया ना। जितने भी किसान थे सब एक हुए, उन्होंने विरोध जताया, बताया कि हाँ ये गलत है, इसे नहीं आना चाहिए, इससे ये नुकसान हो सकते हैं। और भले ही उनका जो विरोध है वो कैसा भी हो, सही हो या गलत हो, उन एस्पेक्ट्स पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने विरोध जताया है। आगे चलते हैं। एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझ सकते हैं? छोटा गणराज्य के रूप में, जहाँ सभी लोग सामूहिक स्तर पर एक भाईचारे के साथ रहते थे और श्रम इत्यादि का बंटवारा हुआ करता था। आइए चलते कृषि समाज की महिलाएं। वैसे अगर आप कहीं देखेंगे किसी गांव में जाकर, तो आपको पता चलेगा कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या होती है। जैसे खेतों में दोनों ही लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ पुरुष ही काम करता है, महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं। तो एक तरह की क्वालिटी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में महिलाएं भी एक खास किस्म की भूमिकाएं निभाती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिल के कार्य करते हैं और फिर
फसल को, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि फावड़ा अगर चलाना है, हल चलाना है तो वो लड़की नहीं चलाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कई सारे गाँव में, अगर आप कभी गए होंगे तो। बसे हुए गाँव के परे, बसे हुए गाँव के खेती के परे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह सिर्फ खेती ही होती है किसी न किसी चीज़ की। बहुत से जंगल भी हैं भारत में, कुछ झाड़ियों वाले इलाके भी हैं इत्यादि। और उन जंगलों में क्या चीज़ अफेक्ट कर सकती है हमें, कि लोग वहाँ से घुसपैठ इत्यादि कर सकते हैं, यानी वहाँ से लोग इलीगल सामानों की तस्करी होती है, जैसे अफ़ीम इत्यादि की तस्करी होती है। वहाँ पे कुछ लोग जाके अफ़ीम बोते भी हैं, क्योंकि वहाँ जाके उतनी निगरानी नहीं रखी जाती है। तो इन चीज़ों की सप्लाई होती है। और आतंकवादियों को घुसना हो तो वो भी एक बहुत अच्छा रास्ता होता है, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी उतने अच्छे से नहीं लगाई गई है तो। पहाड़ी काबिलों और मैदानों, अवध सूबे के मैदानी इलाकों और पहाड़ी काबिलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा कि उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं। उस टाइम पे बहुत हम लोग के पास वो तो था नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था, तो जो जानवर होते थे उनके पीठ पे लाद के वस्तुओं को ले जाया जाता था, इधर उधर ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी तरीके से होता था। ज़मींदार क्या होते हैं? कृषि संबंधों में ज़मींदार तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना, आप तो जानते हैं। अब इससे भी रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। हाँ, लेकिन इसमें आपसे कृषि बिल से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि आप उसके एडवांस सकते हैं। भू राजस्व प्रणाली है, ये जानते हैं। ज़मीन से मिलने वाले राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। उस टाइम पे क्या था ना, ज़मीन पे कर लगता था, और अगर उसे बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली प्रशासनिक को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देख रेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल रहते थे। इस तरह हिसाब रखते थे, कृषि संबंधों को शक्ल देने एवं निर्णायक ताकत के रूप में भी उभरते थे। लोगों से कर का बोझ निर्धारित करना इनका कार्य हुआ करता था। 2 चरण होते थे भू राजस्व के, पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। केवल कर को निर्धारण करना ही नहीं होता, जैसे कह दिया गया है ना इंडिया में कि आपको टैक्स जमा करना चाहिए, बट बहुत से लोग तो चोरी भी करते हैं टैक्स, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, एक वसूली की प्रथा भी नहीं है। आपको देखने को मिलेगा कि एक वसूली की प्रथा भी थोड़ी सी कम है, बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से नहीं है जिस रूप से होना चाहिए था। मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र यानी कि मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी हुआ करती है। तो मनसबदारी क्या संभालते हैं? सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी, तथा कुछ मनसबदारों को नगदी भुगतान भी किया जाता है जब उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्से में उनका तबादला किया जाता है।